ग्रेटर देन 70,000 या मोर देन लिखा होगा क्लेम में। जब भी क्लेम के फिक्रे में, जब भी क्लेम के फिक्रे में मोर देन क्या लिखा हो, चलो इसका मतलब है, चलो आप भी बैठो जरा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% दिया हुआ था। अच्छा, क्रिटिकल वैल्यू उसने खुद निकाल दी, बड़ा आसान कर दिया, टेबल जी देख के खुद दे दिया। ये वन टेल है टू टेल है, कैसे पता चला वन टेल है? नहीं नहीं, राइट साइड की तरफ है ना, मोर देन हो या सिर्फ लेस देन हो, ये वन टेल होता है। हाँ, नॉट इक्वल टू हो ना, तो वो टू टेल्ड होता है। नॉट इक्वल टू, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, दोनों साइड। तो हमारा जी का आंसर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और क्रिटिकल वैल्यू 1.28 है, यानी रिजेक्शन वैल्यू 1.28 है, और ये तो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। तो आपने कंपनी का जो एच नॉड है उसको एक्सेप्ट करना है, एच नॉट एक्सेप्ट करना है। तो कंपनी का एच नॉट क्या था कि एवरेजली हमारे जो कस्टमर है उनका मंथली बैलेंस कितना रहता है? 70,000 रहता है। तो ये कंपनी का क्या 70,000 से ज्यादा रहता है? कंपनी का जो क्लेम है वो एच नॉट है कि एच वन ए है? हाँ, कंपनी का क्लेम था कि एवरेज बैलेंस 70,000 से ज्यादा होता है। तो आपने कहना है कंपनी का क्लेम गलत साबित हो गया है, एच नॉट एक्सेप्ट हुआ है, जिसका मतलब है कि कंपनी का क्लेम इनकरेक्ट हो गया है। क्लेम सही साबित नहीं हुआ, कंपनी का था 70,000 से ज्यादा है, जवाब आ रहा है नहीं जी, एवरेज बैलेंस 70,000 है, 70,000 से ज्यादा। एज कंप्यूटेड वैल्यू डज नॉट क्रॉस द टेबल वैल्यू, सो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको आगे एलैबोरेट भी करो। क्लेम के साथ तो लिंक नहीं किया, आपको कंक्लूजन के पूरे नंबर ही नहीं मिलने। कितने नंबर का सवाल है? 9 नंबर का है, तो आपका एक आधा नंबर काट लेना उसने। आपने क्लेम वाले फिक्रे से लाजमी लिंक करना है। देखो हमारा ये जो किस अटेम्प्ट का सवाल था, ये स्प्रिंग 22 का सवाल था, मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था, क्वेश्चन 9। इसमें हमारा एच नॉट था कि एवरेज बैलेंस 70,000 रुपए के बराबर है कस्टमर का, क्रेडिट कस्टमर का, और या 70,000 से ज्यादा है, बल्कि कंपनी का क्लेम ये था, मोर देन कहा हुआ था कंपनी का। और जब हमने कैलकुलेट की वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी आ रही है 1, टेबल की वैल्यू क्या आ रही है? 1 पॉइंट। तो क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू ने टेबल वैल्यू को क्रॉस नहीं किया, तो वही मे नॉट रिजेक्ट, या इसको एक्सेप्ट भी कह सकते हैं, वी मे नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, या वी मे एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो कंपनी का ये क्लेम था, और हमारे मुताबिक ये सही जवाब है। तो कंपनी का क्लेम सही साबित नहीं हुआ, बल्कि कंपनी अपने क्लेम में जो कह रही थी ना कि हमारे हर कस्टमर का एवरेज बैलेंस 70,000 से ज्यादा है, कंपनी का वो साबित नहीं हुआ, नॉट। तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था। ठीक है, क्या कहते हैं, यही है। ऑटम 2022 का एमसीक्यू नंबर 11 12 13। ऑटम 2022 का, ये लो बेटा, ये सब है। ऑटम 2022 का पास पेपर, ऑटम 2022 का पास पेपर काले एंड पे होगा, सफा नंबर 395, हाँ 95, 395, पेज नंबर 395। ये पॉलिटिकल के नोट्स हैं, कल वाले और आज वाले मिला लेना, स्टेपल कर लेना है। कल
ये अभी ठहर लो, टाइम मिलेगा तो मैं खुद ही दे दूंगा इनको, या ऑटम 2022 का नहीं, ये अभी अभी दिया है करने के लिए, जल्दी करो, एमसीक्यूज में है। 11, 12, 13 शायद एमसीक्यूज, ऑटम 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये उसने कहा है कि ये एमसीक्यूज तीनों के लिए डाटा एक ही है, 3 एमसीक्यूज हैं ऑटम 2022 में। मैं जरा एक दफा पढ़ लूं, ये ना हो कि वो ना हो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया ही नहीं, शायद देख लूं एक दफा। लगता नहीं मुझे कि वो मसला है, ठीक है सही है, क्योंकि क्लेम वैल्यू के मुतालिक है किसी परसेंटेज। ऑटम 2022 के ये करो आप, ये दे देने फॉर्म, ये भी फिल करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है अभी ये कर रहे हैं, करो भी करो जल्दी। अच्छा जी, यार प्लेट में रख के दिया करो, तो बहुत ठंडे हैं, फ्रिज के हैं। बुक लॉन्च हुई है, वाह, तो अब चाय भी तो दो ना, साथ टिश्यू भी दो एक। जी ठीक है बेटा, आपने कर लिया होमवर्क तो अच्छा, रेस्ट करें। ग्यारहवें सवाल का क्या जवाब बनता है, 11वें एमसीक्यूज का? ए, बी क्यों नहीं? दोनों में ग्रेटर देन का साइन नहीं आ सकता, दोनों हाइपोथेसिस में, दोनों हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन नहीं आ सकता, दोनों में लेस देन का साइन भी नहीं आ सकता, ये तो ऑपोजिट साइन होने चाहिए। ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है गलत है। अंधे से मुराद है मतलब जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ा लिखा, दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं, सेम साइन नहीं होते। अब या ए आंसर है या डी आंसर है, डी क्यों नहीं हो सकता? डी क्यों नहीं हो सकता? एक और गलती भी बतानी है, डी में क्या मसला है? नहीं, ये नहीं है वजह बेटा,
पॉपुलेशन का डेटा से हाइपोथेसिस बनता है, उसमें सैंपल का डेटा लिखा हुआ है, सैंपल का मीन लिख दिया उसने, और साइन उसने म्यू इस्तेमाल किया है पॉपुलेशन का। इसमें क्या गलती थी? इसमें पॉपुलेशन का मीन लिखना था, उसने सैंपल, हालांकि दोनों में 10 लिखना चाहिए था, ये तो वैसे ही गलत हो गया था। ए जवाब सही है, ए आंसर है। सवाल का थीम क्या था? मिस्टर रेहान कहता है एक काम को करने में वर्कर को 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगना चाहिए। वैसे कॉमनली एक्सेप्टेड टाइम जो है वो 10 मिनट 10 सेकंड या कम है, लेकिन उसका क्लेम ये नहीं है कम है, उसका क्लेम ये है कि ज्यादा टाइम लगेगा, 10 सेकंड या उससे ज्यादा लगेगा, बल्कि ज्यादा, 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा, उसका क्लेम ज्यादा का है। तो इसका मतलब है उसका क्लेम गलत साबित हो जाएगा अगर 10 सेकंड लगे या 10 सेकंड से कम लगे, और उसने क्योंकि ज्यादा का है तो क्लेम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी हिज क्लेम। तो मैंने कहा था आई कैप इक्वल टू से बनाता है, लेकिन आई कैप ने ये सवाल में देखो लेस देन इक्वल टू लिख दिया है, वो भी काबिल कबूल है। ये नहीं कहा था कि इक्वल टू ही आना हमेशा, लेस देन इक्वल टू भी ठीक है। नल में इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या खाली इक्वल टू हो। अच्छा जी, अब उसके बाद अगला टेस्ट स्टैटिस्टिक, कौन सा टेस्ट लगाएंगे? जी टेस्ट। कैसे पता चला? देखें जी, उसने 15 वर्कर्स का डाटा लिया है। ये 15 वर्कर क्या चीज है एक्चुअली? मैं अगर डाटा पॉइंट आउट करूं, म्यू कितना है? म्यू 10 है। सैंपल साइज कितना है? 15। कहता है 15 वर्कर का उसने टाइम लिया, और उस 15 वर्कर के डेटे से जो रिजल्ट आ रहे हैं ये सैंपल के नताइज हैं, ये सैंपल के नताइज हैं। तो सैंपल का मीन क्या दिया? सैंपल का मीन दिया हुआ है 11.4 सेकेंड, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो मैंने कहा था अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो जी टेस्ट लगता है। ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि ये सैंपल की लाइन रिजल्ट शो कर रही है, रिजल्ट्स। उसने कितने लोगों का डेटा इकट्ठा किया था? सॉरी, ये उन 15 वर्कर के डाटे के रिजल्ट्स हैं। तो बेटा ये डाटा सैंपल का है, इट इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। कहां से पता चला मुझे? इस लाइन की इंग्लिश से मैंने आइडिया लगाया। हाँ, अगर वो ये कहता कि नॉर्मली स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट, फिर वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता और फिर वो जी टेस्ट की तरफ चला जाता। अब इसको देख के पता चल रहा है क्योंकि मुझे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ना दिया हो तो वहां पे टी टेस्ट लगता है। केड़ा टेस्ट लगता है? ते टी टेस्ट लाओ, हम दसो। यही जवाब आ रहा है, टी टेस्ट लगा के भी। अच्छा चलो 2.17 ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है भावें तुसी गलत भी ला लो तो जवाब ਤੁਹਾਡਾ सही आ गया भाई, तुक्के नाल आ गया है, क्योंकि फॉर्मूला असल में जी और टी का यहाँ सेम है। जी टी का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर अंडर रूट एन, और z का होता है x बार सॉरी माइनस म्यू पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय एन। अब असल में वो आपने पॉपुलेशन का या उसका एज्यूम कर लिया, तुक्का लग गया तड़ा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन होएगा तो कट जाएंगे नंबर। तो इसमें जी नहीं लगना था क्योंकि ये सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन है। जिसने जिसने जी लगाया है जवाब तो आ गया होगा, बट कॉन्सेप्चुअली यू आर इनकरेक्ट। अच्छा, क्रिटिकल वैल्यू उसने दी हुई है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे 1 पॉइंट जी। अब आपने बताना है जी कि आपका, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू जब टेबल वैल्यू से ज्यादा होगी, ये हमारा है जी। हाँ जी, ये 5% लेवल ऑफ, अच्छा चलो हमें जरूरत ही नहीं 5% की कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि टेबल वैल्यू से ज्यादा है। टेबल वैल्यू कितनी है?
तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है तो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। तो अब आप मुझे बताएं कि नीचे जो उसने ऑप्शंस लिखे हैं उसमें से कौन सा फिक्रा ठीक है। क्योंकि रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो रिजेक्शन रीजन का मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो उसका क्लेम है वो क्लेम क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। क्या कहते हैं, नल विल बी रिजेक्टेड। आपकी जो वैल्यू आ रही है 2.17 वो इस रीजन में फॉल कर रही है ना, तो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी। तो उसका जो क्लेम था कि वर्कर को 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता है वो क्लेम ठीक है, तो डी जवाब है इसका सही, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है कि नहीं। आंसर अब इसका आई कैप की वेबसाइट पे होगा, तब तक आंसर नहीं आया था जब तक है जी, समझ आ गई है की कहते हो। चलें आगे। बस इसके बाद आपने और जो प्रैक्टिस के लिए सवाल थे मुझे बताएं नोट्स में से, नोट्स में से कौन कौन से सवाल थे पॉपुलेशन मीन के, पॉपुलेशन मीन के कौन कौन से सवाल थे। चेक करो नोट्स में, सारे कर लिए आपने। नोट्स में चेक करो। आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन मीन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन मीन। मैं आपको बता देता हूं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एग्जांपल कौन कौन सी आपकी हो जानी चाहिए अभी तक, और अगर आपने नहीं की तो आप कर लें जी। एग्जाम्पल 10.9 ये एग्जाम्पल आपकी होनी चाहिए। 10.9, 10.10, 10.9 में क्रिटिकल वैल्यू देखना सिखाया गया है। एग्जाम्पल 10.9 हो जानी चाहिए आपकी, मैंने नहीं करानी है, आपने खुद करनी है। 10.10, 10.11, ये तीनों एग्जाम्पल क्या सिखा रही हैं कि आपने क्रिटिकल वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करनी है। ये तीनों क्या सिखा रही हैं, क्रिटिकल वैल्यू टेबल से कैसे देखनी है, जी टेस्ट की, टी टेस्ट की, या कोई काई स्क्वायर टेस्ट है तो उसके लिए काई स्क्वायर का अपना टेबल होता है, काई स्क्वायर का अपना टेबल होता है। फिलहाल आगे चले, नेक्स्ट एग्जाम्पल 10.12 से शुरू करेंगे आप। 10.12 से लेकर ये सारी एग्जाम्पल जो हैं 10.12 से लेकर 10.12 से लेकर 10.15-16 तक शायद, हाँ जी, ये सारी एग्जाम्पल टेस्टिंग द पॉपुलेशन मीन किया है, चाहे वो जी टेस्ट से है, यानी म्यू की हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। किस चीज की हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, म्यू की। और म्यू की टेस्टिंग का पता कैसे चलेगा, सवाल में जो क्लेम होगा वो क्लेम किसी वैल्यू के लिए होगा, वो वैल्यू को टाइम हो सकता है, कोई वैल्यू कोई आवर्स हो सकते हैं, कोई वैल्यू वो यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लेम परसेंटेज में नहीं होगा। अगर क्लेम परसेंटेज में हो तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी की हाइपोथेसिस टेस्टिंग। किस चीज की हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मसलन नेस्ले कंपनी ये क्लेम करती है कि हमारे जो मिल्क पैक दूध है उसमें 5% से कम डब्बे
खराब निकलते हैं दूध के। कस्टमर के पास जब जाते हैं ना तो हमारे कितने परसेंट डब्बे खराब निकलते हैं? 5% से कम, ये उनका क्लेम है। यानी लेस देन 5% जो हमारे मिल्क पैक दूध के पैकेट्स हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, ये उनका क्लेम है। अब ये जो क्लेम है ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ किस क्या है? परसेंटेज है। यानी अगर मैं 100 डब्बे खरीदूं उनके, तो उनका क्लेम ये है कि उसमें से 5 डब्बे मिल्क पैक दूध के जो होंगे ना नेस्ले कंपनी के, वो खराब हो सकते हैं। या 5 से कम, सॉरी 5 भी नहीं, 5 से 4 3 2 1। बात समझ आ रही है? तो जब भी क्लेम किस में दिया होगा तो उसको कहेंगे प्रपोर्शन की हाइपोथेसिस टेस्टिंग। किसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग? प्रपोर्शन की या प्रोबेबिलिटी की। ठीक है। और इसमें इस्तेमाल ही एक होता है, जी टेस्ट, बस। इसमें क्या इस्तेमाल होता है? तो आज मैं आपको बता दूं को 10 मिनट का काम है, ये देखें। सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी स्टेप्स वैसे ही हैं। ये ले जी, जरा इसको पढ़ ले एक दफा हम। वो कहता है इसमें नल हाइपोथेसिस में म्यू नहीं आएगा, पी आएगी। प्रोबेबिलिटी, प्रपोर्शन। टॉपिक का क्या नाम है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। क्लेम किस शक्ल में दिया होगा? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हेडिंग दे दें यहाँ पे कि क्लेम परसेंटेज में दिया होगा। या आप लिख लें अपने नोट्स में कि जो आपको क्लेम दिया होगा वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होगा। और आपने इन टर्म्स ऑफ और 1% होगी, 2 3 नहीं, 2 3 अलग टॉपिक है। 1% होगी। क्लेम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन होगा। क्लेम किस शक्ल में गिवन होगा बच्चों? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन होगा। तो नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में म्यू की जगह क्या लिख देंगे? पी, छोटा पी, ठीक है, स्मॉल पी। प्रपोर्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये 0.30 का मतलब 30% है। यानी या हाइपोथेसिस ये बन सकता है कि प्रपोर्शन 30% के बराबर है नल, और ऑल्टरनेटिव है ग्रेटर देन 30% है। 1 टेल लेस देन का होगा तो ये बन सकता है, 2 टेल होगा तो ये बन सकता है। यानी ये तीनों नहीं बनने, कोई एक बनना है इनमें से। ये एक सेट है, एक सेट ये है, और एक सेट ये। मैंने ज्यूम लिखे हुए हैं, ये ना आप समझे ये कहां से आ गए 30। उसने सवाल में क्लेम में लिखा होगा कि हमारे 30% से ज्यादा, हमारे 30% से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं। अगर वो कहते हैं हमारे 30% से ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं, तो इन तीनों में से कौन सा वाला अप्लाई होगा? पहला वाला, दूसरा वाला, कि तीसरा वाला? पहला वाला। अगर वो कहे हमारे लेस देन 30% कस्टमर डिससेटिस्फाइड होते हैं, कर लोगे? आगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कोई चेंज नहीं। हाँ, टेस्ट स्टैटिस्टिक में जी का फॉर्मूला लगेगा। अब जी का फॉर्मूला जो यहाँ पे है वो थोड़ा सा चेंज है। ऑल्दो अगर आपको जी का पुराना फॉर्मूला पता हो, तो अभी हमने जी का पुराना फॉर्मूला पढ़ा है। एक्स बार सैंपल का मीन होता था, ये पॉपुलेशन का मीन होता था। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ सैंपल का मीन लेने की बजाय सैंपल का प्रपोर्शन, सैंपल का प्रपोर्शन माइनस पॉपुलेशन का प्रपोर्शन, ये लिया, डिवाइडेड बाय होल का अंडर रूट लेना है। पी, पी का मतलब पॉपुलेशन का प्रपोर्शन इनटू 1 माइनस पी। यानी अगर आपके 30% कस्टमर सेटिस्फाइड है तो अनसेटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं? वो 1 माइनस पी है। यानी p को इंटू 1 माइनस पी करना है, ये चेंज है बस थोड़ा सा। डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय क्या करना है? n। अगर मैं ये लिख दूं p माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो ये भी फॉर्मूला ठीक है। क्या कहते हैं? वही है। आपको ये शक्ल भी लिखी नजर आ जाए कहीं पे, क्या आपको समझ आ रहा है फॉर्मूला चेंज क्या होगा? फॉर्मूला चेंज हुआ है, जी का हर जगह फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है। तो प्रपोर्शन के केस में म्यू नहीं आ सकता, पी नहीं आना है। आगे सब कुछ वही है।
टेबल से वैल्यू भी वैसे ही देखनी है, डिसीजन भी वैसे ही होना है। मैं एग्जाम्पल करा के आज का टॉपिक वाइंड अप कर दूंगा बस। ये रोजाना एक एक छोटा होगा। अब वजह ये है कि आपने सूल सीख लिए हुए हैं, अब उसमें जो बस चेंज है ना वो नोट करनी है। तो पॉपुलेशन मीन वाले सोल्यूशन में और इसमें सोल्यूशन में फर्क कहाँ पे आया? सिर्फ जी के फॉर्मूले में चेंज आया है। और हाइपोथेसिस में या जहां जहां म्यू लिखते थे, म्यू की जगह पी लिखेंगे छोटा, और जहां एक्स बार लिखते थे वहां पे लिखेंगे पी हैट। पी हैट क्या चीज है? सैंपल का प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल 10.17 करते हैं। एग्जाम्पल कौन सी करते हैं? 10.17। आपने घर से कौन सी करनी है? 10.18। बस 10, बल्कि आप 10.17 करेंगे, मैं 10.18 करा रहा हूँ, ये आईकेएफ की किताब की है। आपने 10.17 करनी है घर से, मैं 10.18 करा रहा हूँ, आईकेएफ की किताब की एग्जाम्पल है। क्योंकि वो जो 10.17 है ना, वो मैंने क्यूएम की किताब से उठाई हुई है। इसमें जो भी एग्जाम्पल है वो मेरी अपनी नहीं है, क्यूएम की किताब से भी उठाई हुई है मैंने कुछ एग्जाम्पल, ताकि जो आपने पीआरसी लेवल पे या क्यूएम में पढ़ी थी वो भी एग्जाम्पल दोबारा रिवाइज हो जाए। जितनी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है सारी क्यूएम की किताब में से है, सेम आपकी पढ़ी हुई वही। क्या कहता है जरा? कहते हैं द मैनेजर एट द क्रेडिट लेंडिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक is interested in the nature of loans of second time borrowers to help tailor their marketing strategy। कोई ना बैंक का लोन डिपार्टमेंट है जो लोगों को कर्जे देता है, ये सेकंड टाइम कर्जा लेने वालों से रिलेटेड ना कोई वो बनाना चाह रहे हैं मार्केटिंग का कोई तरीका कार। सेकंड टाइम बोरोवर से मुराद कौन होता है? जो पहले एक दफा बैंक का कर्जा लेके बैंक का कर्जा वापस शायद कर चुका हो या जो भी है, अभी आगे वो शायद एक्सप्लेन करे। कहता है ही बिलीव्स दैट 50% ऑफ द सेकंड टाइम बोरोवर्स टेक आउट स्मॉलर लोन्स देन अदर बोरोवर्स। जी 50% से ज्यादा या 50% से कम? हाँ 50% के करीब जो सेकंड टाइम बोरोवर होते हैं वो कहता है वो छोटे कर्जे लेते हैं। मोर देन 50% कर्जे वो कहता है छोटे लेते हैं, तो फिर मैं ग्रेटर देन वाला बनाता हाइपोथेसिस। उसने कहा जो सेकंड टाइम बोरोवर है ना, उनमें से 50% के बराबर जो बोरोवर होते हैं ना वो छोटे कर्जे लेते हैं। ये कौन कह रहा है? वो कोई बैंक का कोई डिपार्टमेंट है, उसका कोई मैनेजर है, लैंडिंग मैनेजर, वो ये क्लेम कर रहा है। अब क्लेम परसेंटेज में है, क्लेम किस में है? तो यहां पर नल हाइपोथेसिस होगा P इज इक्वल टू 0.50 और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा P इज नॉट इक्वल टू, यानी मैनेजर का क्लेम गलत तब साबित होगा जब या तो 50% से ज्यादा कस्टमर सेकंड टाइम वाले बड़े छोटे लोन ले ले, या 50% से कम कस्टमर छोटे लोन ले। सेकंड टाइम बोरोवर की बात हो रही है, यानी जब दूसरी दफा कर्जा लेने आते हैं तो छोटे कर्जे कितने परसेंट कस्टमर लेते हैं? 50%। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? तो हाइपोथेसिस बना लूं मैं। सवाल में ये कैसे पता चला कि ये प्रोपोर्शन का सवाल है? क्योंकि क्लेम इन टर्म्स ऑफ, तो लें जी, नल हाइपोथेसिस क्या होगा? म्यू नहीं, P इज इक्वल टू 50% और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा P स्मॉल, बेटी स्मॉल है, कैपिटल नहीं, इज नॉट। अगर आप इसको ऐसे लिख दें तब भी कोई नंबर नहीं घटेंगे। P.50 से ग्रेटर हो सकता है या इस तरह भी लिखा जा सकता है, नल और ऑल्टरनेटिव को, लेकिन ये तरीका इतना अच्छा समझा जाता नहीं, ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से अच्छा है। इनमें से बताओ नल क्लेम है कि ऑल्टरनेटिव क्लेम है? क्योंकि जब इक्वल टू वाली क्लेम होगा तो फिर नल क्लेम है, और ये टू टेल्ड है।
ये टू टेल है जी। इसमें टी नहीं लग सकता, इसमें लगना ही जी है। स्टेप 2। अच्छा आगे क्या कहता है, ही कंडक्ट्स अ हाइपोथेसिस टेस्ट टू डिटरमिन इफ द परसेंटेज इज द सेम और डिफरेंट फ्रॉम। वो आपका ये देखना चाह रहा है कि क्या ये जो परसेंटेज है ये 50% ही है या 50% से कोई डिफरेंट है, कम ज्यादा है। ही एनालाइज अ सैंपल ऑफ 100 सेकेंड टाइम बोरोवर। ये आपको क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सैंपल साइज एन। 100 लोगों को जो सेकेंड टाइम बोरोवर है उसने स्टडी किया और उसमें से उसे पता चला कि 53 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्मॉल लोन लिया है। 53 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है। तो अब आप सैंपल का प्रपोर्शन निकालें, सैंपल में से कितने फीसद लोग हैं जिन्होंने स्मॉल लोन लिया है। 100 में से 53 लोग। तो एक्चुअली अब मेरे पास जो डेटा आ गया ना, मेरे पास एन कितना आया है 100। सैंपल सैंपल का पी हैड कितना आया है 100 टोटल है, उसमें से 53 लोगों ने वो लिया स्मॉल लोन। तो ये सैंपल का मीन है 0.53। समझ आइए कहां से आया 0.53। 100 में से 53 लोग ऐसे हैं सैंपल में जिन्होंने स्मॉलर लोन लिया है। तो ये 53 लोग कितने परसेंट बनते हैं 53%। तो ये सैंपल का प्रपोर्शन है। ठीक है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्लेम क्या था कि 50% लोग छोटे लोन लेते हैं, सैंपल बता रहा है नहीं 53%। आगे वो कहता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 5%। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। टू टेल टेस्ट है बस, ठीक है। यहाँ तो फिलहाल हम ऐसे ही लिख देंगे। स्टेप 3 में हमने फॉर्मूला लिखना होता है। तो मैं ऊपर से ही देख के जरा फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पर इंग्लिश लिखूंगा, फॉर टेस्टिंग द पॉपुलेशन proportion we will use z test only. For testing the population proportion we will only use z test. तो z test का फॉर्मूला है सैंपल का proportion माइनस पॉपुलेशन का proportion डिवाइडेड बाय होल का अंडर रूट p इंटू 1 माइनस p n। जी जनाब। स्टेप 4 में आएगी कॉम्प्यूटेशन। स्टेप 4 में क्या आएगी कॉम्प्यूटेशंस। तो इसमें डेटा प्लग इन करें, p हैट p इंटू 1 माइनस p। चेक कर लेता हूँ गलती ना लिख दूं। हाँ जी ठीक है। p हैट था 0.53 जो अभी आपने सैंपल से प्रपोर्शन निकाला है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन है पॉइंट n कितना था 100। लो जी, z का आंसर कैलकुलेट करो। तो पहले ये नीचे वाला सॉल्व करेंगे, होल का अंडर रूट है है जी। क्या आंसर आ रहा है बेटा, हाँ 0.6। ठीक है, पॉजिटिव 0.60। ठीक है। पांचवें स्टेप में हमने क्रिटिकल वैल्यू टेबल से जाके देखनी है जी की। तो पांचवा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल वैल्यू।
फ्रॉम जी टेबल। डायग्राम, ये जी का नॉर्मल कर्व है, टू टेल टेस्ट है। यहाँ पी आएगा, म्यू जैसे आता था, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। हाँ जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था, 0.025, और इधर आ जाएगा 0.025, और ये मेरा ख्याल है दोनों साइड पे आएगा 0.475। तो अब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाके ढूंढ लो 0.475 की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। ये 0.475 प्रोबेबिलिटी ढूंढो जाके टेबल में। तो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में 0.475 की प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ कहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 पॉइंट। तो इसका मतलब है टेबल से ये वाली प्रोबेबिलिटी 1.96 पॉजिटिव और 1.96 नेगेटिव। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है जी की? तो जी की जो क्रिटिकल वैल्यू है, हाँ जी, जी की जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं प्लस का 1.96 एंड माइनस का 1 लेकिन हम अपने जवाब को ये प्लस वाले से कंपेयर करेंगे क्योंकि वो प्लस में जवाब था हमारा। बताओ हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू का जवाब है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है। ये जो नॉन शेडेड एरिया होता है इसको एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं, नल को एक्सेप्ट करने वाला। और ये वाला जो शेडेड होता है इसको कहते हैं रिजेक्शन रीजन, नल को रिजेक्ट करने वाला एरिया। तो हमारा ये जवाब क्योंकि इस एरिया में फॉल कर रहा है, इसमें ही कर रहा है ना, बल्कि सॉरी इस साइड पे प्लस का 0.6 माइनस का नहीं है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस मेरा ख्याल है क्या होगा, एक्सेप्ट होगा जी। स्टेप नंबर 6 क्या है? कंक्लूजन। एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z जो कि है 0.60 is lower than critical value of z that is 1.96 positive वाला, so we may not reject null hypothesis। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो क्लेम कौन सा था? नल ही था। इट मीन्स या therefore we may conclude to infer that claim of the company या claim of manager is true। मैनेजर का क्लेम ट्रू है, ठीक है लियो। वो गलत तो नहीं कर दिया? कर लोगे एग्जाम्पल 17? इसकी ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, इसकी वह एक 10 या 17 है और 18 है। आई कैप में भी पूरा एक ही सवाल है बस मैक्सिमम अपनी किताब में। इससे बेहतर तो वो मीन के सवाल ज्यादा है, उनके सवाल ज्यादा है आई कैप के, उसमें भी क्यूएम में भी सवाल ज्यादा थे, इधर भी किताब में सवाल ज्यादा है। पॉपुलेशन मीन ही ज्यादा आई कैप टेस्ट करता है। अब ये मैंने कार्रवाई के लिए प्रपोर्शन करवा दिया, ये ना हो के वहां पे आ जाए और आपसे हो ही ना। अभी मैंने सिंगल प्रपोर्शन कराया है, डबल प्रपोर्शन हमारे स्कोप में नहीं है। ट्रिपल या ट्रिपल से ज्यादा मल्टीपल प्रपोर्शंस कल करेंगे, बस खत्म।
हो गया मुकम्मल? ये कर लोगे सिंगल प्रपोर्शन? अब ये सिंगल हुआ है, मल्टीपल प्रपोर्शन में ये फॉर्मूला चेंज होना है, बाकी उसमें प्रोसेस उसमें भी ऐसे ही चलना है। चलें आगे चलते हैं। कल हमने पढ़ी थी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। क्या पढ़ी थी? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। हाँ जी, नाम बताओ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के। लेक्चर ही नहीं लिया तो फिर आप क्या करने आए हैं? आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे देखने आए हैं? मेरा रिश्ता लेने आए हैं? क्या करने आए हैं जी? बताओ बताओ, आप क्या करने आए हैं? आज कर लोगे तो आज वाला लेक्चर कैसे समझोगे? अब मैं समझाऊंगा बड़ी गल है, यानी कल वाला लेक्चर छड़ के तू आगे जा सकना है? बड़ी गल है यार, बड़ी सेंस है। हाँ जी, आपने किया है? कल वाला लेक्चर पढ़ा है, सुना है? हाँ जी। हमने कितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है टोटल? 5। किसी एक कंट्री में सारी एट अ टाइम एप्लीकेबल हो सकती हैं? अच्छा, नाम बताएं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के। एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट की तरफ, एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ, राइट राइट, हाँ, एक्सट्रीम राइट विंग से एक्सट्रीम लेफ्ट विंग की तरफ। कम्युनिज्म, हाँ जी। रिलीजन के मुतालिक क्या कहता है वो? रिलीजन के मुतालिक कम्युनिज्म क्या कहता है? नहीं, प्रॉपर प्रॉपर कोई इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? देर इज नो फॉर्मल रिलीजन, देर इज नो फॉर्मल रिलीजन इन द स्टेट, या देर इज नो फॉर्मल रिलीजन। अच्छा जी, वो क्या कहता है? कैपिटलिज्म क्या कहता है? कैपिटलिज्म क्या कहता है रिलीजन के मुतालिक? हाँ, चुप कर जाओ जी। क्या लिखा हुआ है वहां पे कैपिटलिज्म में? नहीं, वो फुल मेरा ख्याल है फ्रीडम या फुल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये वो इस तरह कुछ लिखा होगा। फुल, ऑल फॉर्म्स आर, यानी फुल या ऑल, ये ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस, यानी आप कुर्बानी भी कर सकते हैं, नमाज भी अदा कर सकते हैं ईद की, ओपन पब्लिक प्लेस पे नमाज भी पढ़ सकते हैं, ओपन प्लेस पे अपने घर के सामने कुर्बानी भी कर सकते हैं। लेकिन वो अमेरिका में तो वैसे उन्होंने जगह बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ होता है हम घरों में करते हैं, बाहर की दुनिया में सारों में जहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी कुर्बानी के लिए स्लॉटर हाउस अलहदा बना होता है। कई जगह पे मलेशिया में तो मस्जिदों के साथ बना हुआ है, साथ करके स्लॉटर हाउस। उधर आप अपना जानवर ले जाएं, वो उसमें से थोड़ा सा गोश्त आपको दे देंगे, बाकी वो रख लेंगे, गरीबों में बांट देते हैं। या आपने सारा लाना है, आप सारा ले आए वापस, लेकिन स्लॉटर हाउस अलहदा होगा। घर में स्लॉटर नहीं कर सकते आप, ये इजाजत नहीं है। वहां पे भी कसाई कर दे, और कौन कर रहा है? बंदे ही रखे ने पाए ना उत्थे भी उन्होंने। मशीनें नहीं करती स्लॉटर। मशीन में सिर्फ जानवर को पकड़ते हैं, वो हाथ से छुरी चलती है। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री में भी छुरी हाथ से चलाते हैं। वो जानवर को मशीन में कैप्चर करने के लिए होती है। हाँ जी, हाँ भी खवातीन, रटा उटा लग रहा है अब? रटा लग रहा है? अच्छा, हाँ, वो मुख्तलिफ औकात में होगी ना, चेंज हो गई होगी, उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है रूलिंग पार्टी के आने से। तो एक मुल्क में दो आइडियोलॉजी क्यों है, या एक मुल्क दो आइडियोलॉजीज में क्यों फॉल कर रहा है? क्योंकि दो दो रूलिंग पार्टी है ना, एक की आइडियोलॉजी कुछ है, दूसरे की कुछ है, इस वजह से। लेकिन उनमें सिग्निफिकेंट क्या है वो आपको देखना है, ये डोमिनेंस किस चीज की है। ठीक है, हाँ भी खातून, वो बताएं प्राइवेट प्रॉपर्टी के मतलब क्या कहता है सोशलिज्म? सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के मतलब क्या कहता है जी? क्या होगी? अच्छा, और फ्यू एक्सेप्शंस वाली बात तो नहीं को करता? मेजर है, क्या कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी मेजरली स्टेट के हाथ में, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं।
फ्यू एक्सेप्शन शायद लिखा हो, मेरे पास नहीं है। मेजर प्राइवेट सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है मोस्टली, स्टेट की ऑन में होगी, एक्सेप्शंस मौजूद है सोशलिज्म में, है जी। फ्यू एक्सेप्शंस नहीं लिखा, वो किस में लिखा हुआ है? फ्यू एक्सेप्शन, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी मैं आप मिक्स करी जाना। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज अलाउड, ठीक है। मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी किसमें अलाउड है जी खातून आप? कैपिटलिज्म में मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी को फोकस करते हैं, वो बैलेंस क्रिएट करते हैं, डेमोक्रेसी, बैलेंस ऑफ द प्राइवेट एंड। ये अल्फाज को जरा ध्यान रखना है, कहाँ पे फुल लिखा हुआ है, कहाँ पे होली लिखा हुआ है, कहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है। बैलेंस का मतलब 50-50 की बात हो रही है, ठीक है। ये अल्फाज का एक खास मतलब है। मैं गलती कर सकता हूँ, मैंने कौन सा वहां जाके पेपर देना है, मैंने तो रट्टा लगाने की मुझे जरूरत भी नहीं, लेकिन वो मैं 2-4 दफा पढ़ता पढ़ाता हूँ, याद हो जाता है आप लोगों को, लेकिन ये रट्टा होना चाहिए। ये याद रखें, ये टेबल है ही एमसीक्यूज के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में याद रखें, लॉन्ग क्वेश्चन में ये कैसे आएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछना उसने कि कम्युनिज्म सिस्टम की खूबियां बताओ, ऐसे सवाल नहीं आना। उसने एक स्टोरी दी होगी और उसने क्वेश्चन में ये कहा होगा कि आप जिस मुल्क में जाके नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, वहां पे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो होती है। अब आपने उस सवाल में जो भी गुफ्तगू करनी है, वो सोशलिज्म की खूबियां जहन में रख के, कोई ऐसी बात ना कर देना जो सोशलिज्म की ये सारी खूबियों के खिलाफ हो। या वो कह सकता है कि फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच यू वांट टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। जब उसने ये लिख दिया ना डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका मतलब है वो आपको क्वेश्चन में ये हिंट दे रहा है कि बच्चे के दिमाग में डेमोक्रेटिक कंट्री वाली सारी खूबियां दिमाग में हो, कि वहां पे मेरे लिए काम करने के हालात टाइट होंगे या लीनियंट होंगे। बस आपके लिए केस स्टडी में ये जरूरी है कि मेरे लिए काम करना आसान होगा एज अ बिजनेस कम्युनिटी, या मेरे लिए सीधा उस कंट्री में काम करना मुश्किल होगा। एमसीक्यूज के लिए ये टेबल का रट्टा चाहिए हमें। नहीं समझ आई? जो हमारा वो टेबल था, क्या नाम है उसका, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाला, ये मेनली लिख ले फॉर एमसीक्यूज, आपने क्रैम करना है। और जब आप ये क्रैमिंग कर लेंगे तो केस स्टडी में उसने खुद लिखा होगा कि ये एक सोशलिस्ट कंट्री है, ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कौन सा कंट्री है? या कम्युनिज्म का सपोर्टर है। तो अब आपने कम्युनिज्म का सपोर्टर है तो फिर इसका मतलब है वहां तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट जो है वो तो स्टेट करती है। आप अपनी प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएंगे कस्टमर तक? और वहां तो स्टेट देती है, लोगों की जरूरत के मुताबिक उनको चीजें, जितनी जिसको जरूरत है उन्हीं दे दो, जरूरत से ज्यादा देने की कोई जरूरत। तो आप तो फिर उस इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करके अगर प्रॉफिटेबिलिटी कमाना चाह रहे हैं, तो आपका तो ये मकसद सूट ही नहीं करता। शायद वो आपको परमिशन ही ना दे अपने मुल्क में काम करने की, हो सकता है। हाँ, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वो आपको फैक्ट्री बनाने की इजाजत दें, लेकिन वो सारी फैक्ट्री मलकियत होगी वहां की स्टेट की। और जो भी बनाएंगे आप, वो आप कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे, पहले गवर्नमेंट आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट की क्वालिटी असेस करेगी और फिर आपकी कस्टमर तक खुद पहुंचाएगी। कितनी पहुंचाएगी? हाँ, अनलिमिटेड डिमांड नहीं होगी आपकी। आपकी डिमांड का तयन भी कौन करेगा? स्टेट। प्राइस का तयन भी कौन करेगा? मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी। शायद आपकी इतनी आजादी ना हो। इसका मतलब है कम्युनिज्म में आपके हाथ बंद जाएंगे वो बहुत सी कामों में। लेकिन अगर डेमोक्रेटिक है तो थोड़ा लीनियंट होगा। कैपिटल है, कैपिटलिज्म है, तो वहां तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई बैन नहीं, वहां तो खुल्लम खुल्ला जो मर्जी करो एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल या एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, यू आर आजाद टू एग्जीक्यूट एनी स्ट्रेटजी टू प्रमोट योर बिजनेस। जैसे जैसे आप एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट की तरफ जाते हैं, तो आपके एज अ बिजनेसमैन हाथ बंद जाते हैं। आपके पास अपने फैसले करने की आजादी कम होती जाती है, कम होती है लेकिन कम होती जाती है। ठीक है, समझ आ रही है? तो न्यूमेरिकल सॉरी, ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, ये केस स्टडी में कैसे इस्तेमाल होंगी? एग्जामिनर खुद लिख देगा कि ये कंट्री किस आइडियोलॉजी का सपोर्टर है, और आप
आर्ग्यूमेंट लिखते हुए कहीं पे भी कोई ऐसी बात ना लिख देना जो किसी और आइडियोलॉजी के लिए सूटेबल हो। एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा, वो कहेगा इसको तो बच्चे को मैंने क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है ये सोशलिज्म का कंट्री है, तो इसने सोशलिज्म का ख्याल ही नहीं रखा और इसने ये आर्ग्यूमेंट लिख दिया कि जितनी मर्जी चाहो चीजें बना के बेचो। सोशलिज्म में क्या होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट होती है वो अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज ऑफ द पीपल होती है। जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी में, जो जितना कैपेबल है, वो उतने सोसाइटी में अपने लिए रिसोर्सेज ले लेगा, रोटी कपड़ा मकान। तो कम्युनिज्म कहता है जरूरत के मुताबिक और सोशलिज्म कहता है एबिलिटी के मुताबिक, एबिलिटी के मुताबिक। ठीक है, नहीं समझ आई? चलो आज हमने आगे पढ़ना है, वो कल वाले नोट्स अधूरे थे, आज नए नोट्स दिए हैं। आज नए नोट्स दिए, रात को मैंने व्हाट्सएप कर दिए थे। जो ऑनलाइन वे हैं सबको व्हाट्सएप मैंने रात को ही कर दिए थे। तो आज हमने पढ़ना है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का गवर्नमेंट के फैसलों पर क्या इम्पैक्ट आता है, या गवर्नमेंट के कौन से फैसले कैसे असरअंदाज होते हैं या किस तरह एक आइडियोलॉजी का पार्ट बनते हैं। तो आ जाए जनाब, ये देखें जी। प्रिंट हुए हुए दिए हैं, आप लेट आए हैं ना, उधर पड़े होंगे शायद या वो ले गए होंगे, बाद में ले लेना जी। अच्छा, अब वो खातून आई नहीं कल जो वो कह रही थी को मसला था पता नहीं किसी और चीज में, हम ये बात कर लें तो फिर उस पर भी बात करते हैं। यही हाल है तड़ा, अगले दिन वड़दे नहीं, यानी ट्रैफिक है, कदी आ जाती है इशारे ते ते कदी आंदी कोई नहीं। अच्छा, मैं बड़ा वैसे तंग हूँ इस चीज, इस बिहेवियर से बच्चों के, वेरी नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर। इन्होंने कल नू आई कैप दी भी वाह आत्मा रोलनी है, जलील ही करा देना आई कैप। वो लोग भी आई कैप में एडमिशन ले बैठे हैं जिन जो आई कैप में आने के कैलिबर नहीं रखते। चलो कोई नहीं, आप पे ही फिल्टर हो जाएंगे, बाद पास ही नहीं होना, इन्होंने क्वालिफाई नहीं करना। अच्छा चले, हेडिंग क्या दी हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसकी होती है, रूलिंग पार्टी की, और उस रूलिंग पार्टी जिस कंट्री में वो रूल कर रही है। तो आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल फैसले करती है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो भी फैसले करती है गवर्नमेंट, वो अपनी आइडियोलॉजी के अंदर रहते हुए करती है। ठीक है, तो उसने ये बताया कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ाई गई है आपको। वो कहता है हर मुल्क की गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर रहते हुए पॉलिटिकल डिसीजंस लेती है। समझ आ रही है आपको? तो उसने कहा मैनी पॉलिटिकल डिसीजंस हैव सीरियस इकोनॉमिक एंड बिजनेस इम्प्लीकेशंस। ठीक है, ये वाले पॉलिटिकल डिसीजन बिजनेस पे असरअंदाज होते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कौन सी इंडस्ट्री को इस वक्त प्रमोट करना है, किस इंडस्ट्री को इस वक्त प्रमोट। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है तमाम सोलर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, हमने इनको प्रमोट करना है ताकि मुल्क में ये जो बिजली का बहरान है इसमें कमी आ सके। हमने पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो वाली कंपनीज को प्रमोट करना है जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियां या इलेक्ट्रिक कार बनाएं। इससे पाकिस्तान की ऑयल की, फ्यूल की कंजम्पशन में क्या आएगी, और कमी की वजह से हमें कम तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारे डॉलर कम इस्तेमाल होंगे। आपको पता है, इसका मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब किस इंडस्ट्री को इस वक्त फेवर देनी है और किसको खींचना है, किससे फेवर उठा लेनी है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल एंड, ये क्या होती है, बाहर के मुल्क से जो सरमाया आ रहा है, वो जो सरमायादार आ रहा है, इन्वेस्टर आ रहा है फॉरेन कैपिटल लेके, क्या वो सारा मुनाफा वापस लेके जा सकता है, या वो कैपिटल किस तरह वापस लेके जाएगा, और वो अपने साथ जो टेक्नोलॉजी लाएगा वो टेक्नोलॉजी छोड़ेगा यहाँ पे कि वो टेक्नोलॉजी वापस ले जाएगा। ये सारी बातें आपकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है उनके साथ कि जनाब ये पाकिस्तान में आप फैक्ट्रियां लगाएं, सी पैक का प्रोजेक्ट खड़ा करें चाइना के साथ,
और उसके साथ आप हमारी ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग भी दें, टेक्नोलॉजी भी छोड़ के जाएं यहाँ पर, अपने बंदे भी छोड़ के जाएं। जब आप यहाँ छोड़ के जाएं, लेफ्ट ओवर करें, तो हमारे लोगों को ट्रेन करना और टेक्नोलॉजी छोड़ के जानी है, ठीक है। अफगानियों ने जब अमेरिकन फोर्सेस को निकलने पे मजबूर किया, तो उन्होंने उनको मजबूर किया कि टेक्नोलॉजी छोड़ के जाएं। वो अलग बात है कि अमेरिकन जो थे उन्होंने टेक्नोलॉजी को नकारा करके छोड़ा वहां पे, यानी उसमें वो चीजें नहीं रहनी थी जिसको बाद में कोई एग्जामिन करके उसको इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहने दिया। क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें जो पता नहीं 10 15 20 सालों की जो जंग के लिए सामान लाए थे, वो बहुत जल्दी उठा के लेके जाना उनके लिए पॉसिबल, उनको वहीं छोड़ के भागना था। अब वो सही छोड़ जाते तो उसको यूज कर सकते थे अफगानी अगेंस्ट द अमेरिकन फोर्सेस, या उसकी मदद से वो पाकिस्तान चाइना इस तरह के ममालिक को देके उसी लेवल की रशिया को देकर टेक्नोलॉजी क्या करवा सकते थे, डेवलप या अपग्रेड करा सकते थे, ठीक है। यहाँ वैसे हम वो बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि किसी मुल्क की गवर्नमेंट फॉरेनर जब सरमाया लाते हैं तो उनको सरमाए पे जो प्रॉफिट है वो वापस ले जाने की इजाजत है, तो किस हद तक, ठीक है। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक किसके साथ होता है? टैक्स सिस्टम के साथ। गवर्नमेंट बाहर से आने वालों को टैक्स की कितने साल तक छूट देगी, या अपनी किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टैक्स पे कितने साल तक छूट देगी। टैक्स छूट को टैक्स हॉलीडे कहते हैं। क्या कहते हैं? किस इंडस्ट्री पे टैक्स रेट बढ़ा देगी, किस इंडस्ट्री का टैक्स रेट, मसलन गवर्नमेंट चाहती है तमाम ऑटोमोबाइल सेक्टर पे टैक्स रेट बढ़ा दिए जाए, क्योंकि ये जो गाड़ियां बना रहे हैं, गाड़ियां बड़ी स्पीड से आ रही हैं और मुल्क में पोल्यूशन फैल रहा है। लाहौर में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से स्मोग और ये माहौल और गंदे तरीन शहरों में आ गया है। तो अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये चाहती है, सूबा पंजाब की गवर्नमेंट चाहती है कि तमाम ऑटोमोबाइल कंपनीज के ऊपर लाहौर में ऑपरेट करने पर एक अलग टैक्स लगा दिया जाए, तो वो लगा देंगे। अब इसी तरह एक सुपर टैक्स लगा था बड़ी कंपनीज पे, या पता नहीं किस पे लगा, सुपर टैक्स के नाम से उन्होंने लगाया है। तो ये टैक्सेशन रेट्स का चेंज होना, टैक्सेशन रेट्स का बढ़ाना या कम करना, ये गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी होती है? फिस्कल। और उसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, किन ममालिक के साथ ट्रेड करनी है, किन के साथ ट्रेड, हमारी इंडिया के साथ ट्रेड लिमिटेड है, बहुत नेसेसरी चीजों की है, लेकिन वैसे ज्यादातर बंद ही है चीजें, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भी हमने ट्रेड बंद की हुई है फॉर द टाइमिंग। अगर वो जाती है तो वो स्मगल होके इनडायरेक्ट वे से, वो इस तरह इलीगल वे से जाती है, अदरवाइज जो आती हैं चीजें ट्रेड। किन ममालिक के साथ आपने ट्रेडिंग रिलेशन मेंटेन करना है और किन के साथ नहीं, ये आपकी ये 4 पॉलिसी हैं। इसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा मुझे बताओ। मसलन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का इंपैक्ट हम पे क्या आएगा एज अ बिजनेस कम्युनिटी। हाँ, अगर हम मसलन हमारी एक प्रोडक्ट है जो अफगानिस्तान में बहुत चलती है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अफगानिस्तान के साथ फॉरेन ट्रेड पे क्या लगा देती है? बैन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी तो डिमांड, आपकी तो एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की कोई भी ये पॉलिटिकल डिसीजन उसकी आइडियोलॉजी के मुताबिक होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। बिजनेस कम्युनिटी का बेड़ा गर्क हो सकता है। कल मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट के किसी भी फैसले से किसी इदारे के लिए अपॉर्चुनिटी निकल सकती है और दूसरे के लिए रिस्क क्रिएट हो सकता है। रिस्क को मिटिगेट करना है, कैसे करेंगे? आप अफगानिस्तान को छोड़ के आप और मुल्क ढूंढेंगे जिधर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लीनियंसी है, लीनियंसी, आप उधर अपनी ट्रेड बढ़ाओ, बस ठीक है। आप ये करेंगे और क्या करेंगे, अफगानिस्तान के चक्कर में थोड़ी बैठे रहेंगे। उसके बाद आगे चले, वो कहता है कि बिजनेस मैनेजर को चाहिए कि वो कंट्री की आइडियोलॉजी से वाकफियत हासिल करे। उसके अलावा माजी की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, माजी में जो अप्रोच चलती रही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पार्टीज रूलिंग की, या मुस्तकबिल में आने वाली रूलिंग पार्टी कौन सी है, फोर्थ कमिंग का मतलब होता है मुस्तकबिल में आने वाली, उनकी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की फेमिलैरिटी होना किसके लिए जरूरी है? बिजनेस मैनेजर के लिए। यानी वो कह रहा है एज अ बिजनेस मैनेजर, रूलिंग पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अपकमिंग पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और माजी में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यूज की है उनका पता होना बिजनेस मैनेजर के लिए जरूरी है। कंट्री की कोशिश होती है कि हम अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर रहते हुए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी दें और मुल्क में क्या लेकर आए? स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है लोगों की इनकम बढ़े, लोगों को जॉब्स मिले, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में रहे, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ना बढ़े, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी।
अब आप हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए, आपको पता ही नहीं, मुच्छा नु वट दी जाना, लिखो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब है, बाज ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं लगना। किसे कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी? इन्फ्लेशन रेट के कंट्रोल होने को, इंटरेस्ट रेट के लो होने को, एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो जो इकोनॉमिक फैक्टर थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट ना हो ज्यादा, ना ज्यादा सरप्लस हो। अगर ज्यादा सरप्लस है इसका मतलब है आपके मुल्क में इंपोर्ट ही कोई नहीं होती, तो फिर अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं बन आती होंगी फिर। ठीक है, तो लिखे बैठ के। अच्छा, 5 ऐसे फैसले हैं जिनका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आता है। 5 ऐसे फैसले हैं जिनको पॉलिटिकल फैक्टर कहते हैं या पॉलिटिकल डिसीजन कहते हैं। तो अगर आपसे पेपर में केस स्टडी में कहता है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखें, तो आपने ये 5 डिसीजन देखने सवाल में कि वहां के मुल्क की गवर्नमेंट के ये 5 डिसीजन किस तरफ है, और ये 5 डिसीजन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के अंडर होंगे। पहला डिसीजन, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा किस चीज को इंप्रूव डेवलप करने पे कर रही है? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की तरफ उनका ध्यान है, प्रो एग्रीकल्चर कहते हैं, या प्रो इंडस्ट्रियलिज्म है? यानी हमारी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी में इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? वो कहते नहीं, हमने इंडस्ट्री, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमारी सारी पॉलिसी किसकी फलाह के लिए होगी? एग्रीकल्चर। दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहती है नहीं, हमने तो इंडस्ट्री, पिछली ने एग्रीकल्चर को बहुत फेवर दे दी, अब हमने किसको फेवर देनी है? हमने सब्सिडीज, हमने जो रियायत या बिजली या गैस का रेट कम करने हैं, वो हमने किसको देना है जी? इंडस्ट्री को रियायत देनी है। जाके अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया कि पाकिस्तान से 3 साल के लिए टैक्स उड़ा दो, यूके से एग्रीमेंट किया। इसका मतलब है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को स्पेंडिंग कर रही है, रियायत दे रही है, पैसा लगा रही है, उसको कहते हैं प्रो इंडस्ट्रियल। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है तो प्रो एग्रीकल्चरल। ठीक है, अब इसमें उसने आइडियोलॉजी के साथ लिंक किया, ये देखें क्या किया हुआ है। वो कहता है जो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग का मतलब सोशलिज्म, या उनकी ज्यादातर स्पेंडिंग जो होती है वो हेल्थ, एजुकेशन, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, मुल्क में ये जो लोगों की फलाह के ज्यादातर होते हैं ना प्रोग्राम, उन पे ज्यादा पैसे लगाएंगे। अगर कौन सी साइड की आइडियोलॉजी रखती है गवर्नमेंट? लेफ्ट विंग की। और अगर राइट विंग की है, राइट विंग वाले, एक्सट्रीम राइट की बात नहीं कर रहा, राइट विंग वाले हैं जिसमें कैपिटलिज्म भी आ जाता है, तो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी भी आ जाती है, उनकी कोशिश होती है कि डिफेंस के ऊपर लगाया जाए, क्योंकि वो अमेरिका पंगे शंगे लेता है, उसकी एक इंडस्ट्री है डिफेंस, आर्म्स बनाना, आर्म्स और एम्यूनेशन, डिफेंस के ऊपर वो पैसा लगाते हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अपने बॉर्डर्स की, उस पर पैसा लगाते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस, बाहर की दुनिया के साथ पार्टनरशिप करने पर पैसा लगाते हैं, लोगों को पैसा देते हैं और उनके साथ अलायंस क्रिएट करते हैं। अलायंस का मतलब है पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल कम्युनिटी और कंट्रीज। समझ आ रही है? यानी ये वो आइडियोलॉजी के लोग हैं जिसमें कैपिटलिज्म आता है, मेन राइट विंग वाले। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन खड़ी करने में, ताकि उनमें फ्री कंपटीशन आए, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को फेवर देंगे, जो मुल्क में आके ओपन कंपटीशन क्रिएट करें, जो मुल्क में आके फ्री मार्केट क्रिएट करें, जो मुल्क में आके डिमांड सप्लाई में जो बैलेंस नहीं है उसमें बैलेंस क्रिएट करें। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर अमेरिका में जाके या कैपिटलिज्म वाले कंट्री में जाके काम करना चाहेंगी, तो गवर्नमेंट उनको क्या देगी? बड़े बड़े इदारों को फेवर देगी, टैक्स की छूट दे देगी, या कुछ, या उनको बना देगी, कोई रोड बना दिया, उनको कोई और इस तरह की स्पेंडिंग कर दी। समझ आ रही है? हमारी किताब ने लेकिन सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये लोग लोगों को फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह की हाउसिंग, ये सहूलत पे ज्यादा ये क्या करते हैं, ये ज्यादा काम जो वेलफेयर रिलेटेड नहीं, बल्कि वेलफेयर से आगे की चीजों पे, डिफेंस वेलफेयर नहीं है, डिफेंस एक एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है, ये इनका ज्यादा फोकस होता है। एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो एडिशनल है, जो इंसान की सेफ्टी के लिए या बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ में नहीं आती। आगे टैक्स की पॉलिसी जी, पॉलिटिकल डिसीजन रिगार्डिंग टैक्सेशन। हाँ जी, वो कहता है जी मुख्तलिफ आइडियोलॉजी में मुख्तलिफ टैक्सेशन की पॉलिसी हो सकती है, डायरेक्ट टैक्स भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों से बिजनेस की कॉस्ट बढ़ती है, और कॉस्ट बढ़ने से बिजनेस का क्या होता है?
प्रॉफिट। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? बताएं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? 10 जल्दी करो, जल्दी, टाइम कम है। कौन सा? वेख्या लंघ जाना सी, तुसी बोलना ही नहीं, बोल मुंह चलाचियां पा के बैठे हो जवानों। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? जी बच्चों, जी बेटी बताएं प्लीज, आपने हाथ खड़ा किया है जी, लास्ट में खातून। नहीं, ये तो उसकी मिसाल है। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है ऐसे दस दो बाजी, वो तो सही एग्जांपल है। हाँ, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही उसका एक्सपेंस का बर्डन बियर कर रहा होता है, यानी जिससे कलेक्ट किया जा रहा है वही उसका भी वो उसका ही एक्सपेंस है, वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स जिससे कलेक्ट किया जा रहा होता है वो उसका एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि वो अपने उसका बर्डन आगे किसी को, तो उसमें एंड कंज्यूमर जो होता है ना उसका एक्सपेंस होता है। कलेक्शन किससे हो रही है? मिडल मैन दरमियान में कई होंगे, तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड विदाउट एनी इंटरमीडियरी और इनडायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड थ्रू मिडल मैन, थ्रू इंटरमीडियरीज। कलेक्शन जिन लोगों के जरिए होती है वो उनका एक्सपेंस नहीं है, वो फाइनल कंज्यूमर का एक्सपेंस है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड विदाउट इंटरमीडियरी, विदाउट मिडल मैन। इनडायरेक्ट टैक्स इंटरमीडियरी या मिडल मैन के जरिए कलेक्ट होता है, और जो कलेक्शन करा रहा होता है वो उसका खर्चा नहीं होता एंड कंज्यूमर का। ये एग्जांपल सही थी आपकी कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और सेल्स टैक्स क्या है। वो कहता है टैक्स पॉलिसी का बिजनेस पे क्या इफेक्ट होता है। जी, आपको 5 साल तक टैक्स की छूट मिल जाए, आपका प्रॉफिट बढ़ेंगे कम होंगे, और इवन कारोबार के शुरू के सालों में अगर लॉसेस भी हो तो लॉस कम हो जाएगा ना, आपका लॉस नहीं होगा मसलन। नहीं तो लॉस बढ़ जाए अगर आपको टैक्स भी देने पड़ जाए, इनडायरेक्ट देने पड़ जाए, डायरेक्ट ना भी देने पड़े। इसीलिए टैक्स की पॉलिसी अगर आपकी फेवर में है तो आपके खर्चे कम होंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा अगर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा दे तो आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट क्या हो जाता है। तो गवर्नमेंट टैक्स की पॉलिसी को चेंज करके क्या करना चाह रही होती है, ये लिखा हुआ है। गवर्नमेंट टैक्स की पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ करके, ये रट्टा लगाना है एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए कि गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी को चेंज करके क्या मकासद हासिल करना चाह रही होती है। को रेट बढ़ा दिया या रेट कम कर दिया जी। हाँ जी, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा के चाह रही होती है कि लोग अपनी जो कंजम्पशन है ना वो कम करें। प्राइवेट कंजम्पशन, अपने प्राइवेट एक्सपेंडिचर पे कंजम्पशन लोग कम से कम करें। इधर उधर की जो एक्स्ट्रा वेगेंट कंजम्पशन है, वेस्टफुल स्पेंडिंग है, उनको कम करें। उसके लिए वो टैक्स रेट बढ़ाती है जिससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, इनकम टू स्पेंड फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि टैक्स कट के ज्यादा पैसे कट के मिलते हैं। दूसरी वजह क्या हो सकती है? टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा, टैक्स का रेट बढ़ा के गवर्नमेंट पैसा ज्यादा इकट्ठा करेगी और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल करना चाहती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, मतलब उससे रोड बनाएगी, गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, पार्क्स बनाएगी, अंडरपास बनाएगी, है जी, डैम्स बनाना चाह रही है, आपकी बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स लगाना चाह रही है। तो ये सारे मकासद हो सकते हैं, इनको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी में टैक्स रेट बढ़ाती है तो ये रेट बढ़ाने के दो पॉइंट है। रेट बढ़ाने का मतलब है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग अपनी प्राइवेट कंजम्पशन को कम करें, और वो पैसा लोगों से टैक्स का कलेक्ट करके गवर्नमेंट क्या बढ़ाना चाह रही है? अपनी रेवेन्यू की कलेक्शन बढ़ाना चाह रही है, जिसको बाद में कंपनी गवर्नमेंट कहाँ इस्तेमाल करेगी। उसके अलावा वो प्राइवेट सेक्टर को लगाम डालना चाह रहे हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आपके बात नहीं मानते, उनको कंट्रोल करने का भी एक तरीका होता है कि टैक्स रेट एकदम बढ़ा दो, फिर वो टेबल टॉक पर आपके साथ आते हैं और आप उनसे कम से कम अपनी जो बात मनवाना चाहते हैं वो मनवा सकते हैं। कौन मनवा सकता है? गवर्नमेंट। किससे मनवा सकती है? प्राइवेट सेक्टर। तो आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को लगाम डालने के लिए टैक्स की पॉलिसी से गवर्नमेंट खेलती है। तीसरा हो गया। चौथी वजह क्या हो सकती है? कंट्री की कंपैटिटिव बिजनेस पोजीशन को बढ़ाने के लिए। ये टैक्स रेट बढ़ा के नहीं होगी, ये टैक्स रेट कम करके होगी। ये वाला पॉइंट टैक्स रेट बढ़ाने से नहीं हासिल होगा, ये वाला पॉइंट टैक्स रेट बाकी ऊपर वाले बढ़ाने के हैं। कोई बच्चा बता सकता है कंट्री की कंपैटिटिव पोजीशन से क्या मुराद है? मैं एक बिजनेसमैन हूं,
मेरे पास बांग्लादेश में भी बिजनेस खड़ा करने की ऑप्शन है, पाकिस्तान में भी बिजनेस खड़ा करने की ऑप्शन है, और इंडिया में भी बिजनेस खड़ा करने की ऑप्शन है। मैं तीनों ममालिक में देखता हूं सबसे कम टैक्स जो है वो मेरा मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में लग रहा है। अगर सिर्फ टैक्स पॉलिसी को ही देखूं तो मुझे सबसे कम टैक्स कहां देना पड़ रहा है। इसका मतलब है बांग्लादेश में टैक्स पॉलिसी या टैक्स रेट्स का कम होना कंपैटिटिवली बिजनेसमैन को इंडिया भी फारिग करा दिया। कितनी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान भी निकल गया बाहर। होता यह है कि यानी अगर आप बिजनेस कम्युनिटी की फेवर में टैक्स पॉलिसी बनाते हैं तो उस मुल्क में ज्यादा बिजनेसमैन आना प्रेफर करते हैं, और दूसरे ममालिक को बिजनेस कम्युनिटी क्या करना शुरू कर देती है आपके मुकाबले में, कंपैरिजन में छोड़ती है, यार इतने टैक्स सिस्टम चंगा नहीं होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान से जाने नहीं ना, इतने टैक्स ने बिजनेस कम्युनिटी आपको बाकी कंट्री के मुकाबले में प्रेफर करेगी अगर टैक्स पॉलिसी उनकी फेवर में है, और अगर टैक्स पॉलिसी उनके खिलाफ है तो क्या होगा, फेवर में नहीं है तो वो आपके कंट्री को रिजेक्ट करके किसी और कंट्री की तरफ फॉरेन बिजनेसेस नए वाले बनना उधर शुरू हो जाएंगे और पुराने वाले मूव करते जाएंगे। नई बात नहीं समझ आई। कंपेटिटिव पोजीशन का मतलब है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कंपटीशन होता है। जब बिजनेस कम्युनिटी टैक्स रेट को कंपेयर करती है तो हमारे मुल्क में अगर टैक्स का सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो हमारा कंट्री दूसरे कंट्री के मुकाबले में कंपैटिटिवली कमजोर हो जाएगा और बिजनेस कम्युनिटी आने से हेजिटेट। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आई कि नेक्स्ट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पॉलिटिकल डिसीजंस का इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी इफेक्ट होता है। ये इकोनॉमिक पॉलिसी में वो आ जाएगा प्रो एग्रीकल्चरल पॉलिसी या प्रो इंडस्ट्रियल, ये वो मैं बता रहा था। जो प्रो एग्रीकल्चरल पॉलिसी किस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, किसानों को जो वो मिलेंगे ट्रैक्टर महंगे मिलेंगे सस्ते मिलेंगे। अगर प्रो एग्रीकल्चर पॉलिसी है तो किसानों को ट्रैक्टर सस्ते मिलेंगे, अद्वियात सस्ती मिलेंगी, बीज की आसानी से फरावानी में से मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के बीज इंपोर्ट करके देगी गवर्नमेंट, खादें अच्छी देगी उन्हें। ये सारी प्रो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। और प्रो इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री को फेवर मिलेंगी। अभी ये मैं बताया हूं, ये इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया हुआ है। आगे चले नेक्स्ट, यानी इसका मतलब है आप किसी मुल्क में कारोबार खड़ा करना चाह रहे हैं तो आप उस मुल्क में 5 फैसले उस मुल्क की गवर्नमेंट के देखेंगे। पहला, 5 फैसले गवर्नमेंट के। पहला, ये गवर्नमेंट ज्यादा पैसे किधर खर्च करती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किसके लिए है, क्या ये सिर्फ वेलफेयर के लिए करती है या कोई बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी कोई पैसे खर्च करती है। ठीक है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का ज्यादा प्रपोर्शन का है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जैसी अपनी ज्यादा स्पेंडिंग पता है किस पे खर्च करती है, कर्जों के सूद वापस करने पर, कर्जे वापस करने पर। और ना बिजनेस कम्युनिटी की फायदे के लिए स्पेंडिंग होती है हमारी हमारे टोटल बजट का जो मेजर जाता है ना पोर्शन, वो डेट सर्विसिंग में जाता है। किसमें जाता है, डेट सर्विसिंग किसे कहते हैं, कर्जे का सूद अदा करने में। उसके बाद डिफेंस में जाता है बहुत पैसा, एजुकेशन, हेल्थ और हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ जिसे कहते हैं, और लोगों की ये हाउसिंग शाउसिंग, इन पे बहुत, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे बहुत थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट लगाती है। तो आप जिस मुल्क में कारोबार खड़ा करने जा रहे हैं तो उस मुल्क की गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखो, वो कोई बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी पैसे लांदी है कि नहीं लांदी, फेवर देती है कि नहीं। दूसरे नंबर पे उस मुल्क की टैक्सेशन पॉलिसी देखो, क्या वो बिजनेस कम्युनिटी की फेवर में है या उनके अगेंस्ट है, फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं टैक्सेशन पॉलिसी को। तीसरे नंबर पे उस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज देखो, क्या प्रो एग्रीकल्चर है या प्रो आपका बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट का है और एग्रीकल्चरल नहीं है, तो वो वहां पे फॉलो है ही प्रो एग्रीकल्चरल पॉलिसी, तो आपको क्या सपोर्ट करनी है उन्होंने, उस मुल्क की गवर्नमेंट ने आपको कोई फेवर। चौथे नंबर पर उस मुल्क का क्या देखो, लेबर लॉ, समझ आ रही है, उस मुल्क के लेबर लॉ आपके दायरे के कवानीन से क्लैश में तो नहीं है, उसमें मिनिमम वेजेस का क्या रूल है, ये गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, गवर्नमेंट कितने अरसे बाद मिनिमम वेजेस रिवाइज कर देती है, गवर्नमेंट के क्या हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स हैं। और पाई उन्होंने रूल्स देख लो, रूल्स में स्टेबिलिटी कितनी है, रूल्स विदाउट पर इंटीमेशन चेंज हो जाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही उदो लगता है जो गवर्नमेंट का बंदा आगे फाइन करके चलान करके चला गया है, या गवर्नमेंट पहले प्रायर नोटिस दे के चेंज करती है। लेबर लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जब इदारा चलाना है तो वहां पे वर्कर काम करने हैं। ये नहीं कह रहा कि लेबर लॉ आपको
वहां पता होने चाहिए। ये भी कह रहा है साथ, वो कहता है उनमें जो चेंज आ रही है वो कितनी फ्रीक्वेंट है, कितने स्टेबल है, वहां की गवर्नमेंट के कोई लेबर लॉ मौजूद है कि नहीं। उसके बाद मिसाल उसने ये दिया है, बास कंट्रीज ऐसे हैं, मिसाल दिया है, पाकिस्तान में एक वक्त था चाइल्ड लेबर बहुत थी फुटबॉल बनाने में, फुटबॉल को सीने में, ठीक है। अब तो वो ढके छुपे बहुत थोड़ी रह गई है। तो चाइल्ड लेबर बहुत थी, तो यूरोपियन ने वो वर्ल्ड कप जो होता है, फीफा वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल का, उन्होंने बैन कर दिया था कुछ अरसे के लिए कि जी आप चाइल्ड लेबर को खत्म करें, क्योंकि आपके मुल्क में तो लेबर लॉ ही सही नहीं है, हमने आपसे ये चीज नहीं लेनी। समझ आ रही है। तो इसका मतलब है जिस मुल्क में आप बिजनेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, वहां के मुल्क के लेबर लॉ आपके मुल्क के लेबर लॉ के साथ मैच करते हैं या बिल्कुल ये अगेंस्ट है, या आपके कंपनी के लॉ और वहां के लेबर लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन कंपनी आती है और वो यहाँ पे कहती है कि हमने तो चाइल्ड लेबर ही रखनी है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है ठीक है रख लो, इसका मतलब है वो एक इलीगल काम को प्रमोशन दे रहे हैं जो कि दुनिया में नहीं होता। तो वो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं मसला बनेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा। आखिरी बात क्या है जी, बाकी ममालिक के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इनके रस्मो रिवाज वेलकमिंग है कि लड़ाइयां साथ छेड़ी हुई है इसने सारेदार अपने साथ हमसायों से, हर किसी नाल पंगा ले आए ने मुस्लिम मुल्क ने। अगर उसके रिलेशन अपने साथ वाले कंट्रीज के साथ अच्छे हैं और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं, क्लोज इकोनॉमी होती है कि होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी नए बाहर से आने वाले बिजनेसेस और अपने साथ वाले कंट्री से कोई बिजनेस आना भी चाह रहा हो तो उसको इतना वेलकम नहीं। ओपन इकोनॉमी कहती है कि नहीं हमने आने देना है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है ओपन इकोनॉमी या क्लोज। इंडिया किसी दौर में क्लोज इकोनॉमी था, अब वो ओपन में कन्वर्ट हो गया है, अमेजोन उधर आ गया है, गूगल के कई दफ्तर वहां पे बन गए हैं, कॉल सेंटर पता नहीं किस किस कंपनी के बन गए हैं। चाइना भी पहले क्लोज इकोनॉमी था, अब चाइना भी क्या हो गया हुआ है, ओपन इकोनॉमी, दुनिया के साथ उसकी ट्रेड बढ़ गई है। तो उस मुल्क के बाकी ममालिक के साथ रस्मो रिवाज और रिलेशनशिप्स को देखें, इसने कितनों के साथ लड़ाई की हुई है, जितनों के साथ लड़ाई की है इसका मतलब है उतने चांसेस ऑफ वॉर, टेररिस्ट एक्टिविटीज, लॉ ऑर्डर सिचुएशन के खराब होने के चांस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, इसमें एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है लफ्ज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, आखिरी बात है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या होती है? अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर बाहर से आने वाले को वेलकम करी जाए करी जाए करी जाए, और वो बाहर से आने वाले अच्छी लेबर लेकर अच्छे पैसे देकर लेबर यहाँ अच्छी स्किल्ड लेबर हायर कर लें, प्रोडक्ट भी अच्छी दे, हमारे लोकल बिजनेस कम्युनिटी फायदे में रहेगी या बेड़ा गर्क हो जाएगा वो? इसका मतलब है अगर आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं और आप बिजनेस कम्युनिटी को वेलकम करते हैं, तो भाई अपनी लोकल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क ना कर लेना, अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्टेड रखना भी गवर्नमेंट की, इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, टू सेव योर ओन इंडस्ट्री एंड वेलकम द फॉरेन बिजनेसेस। इना भी वेलकम ना कर लो बाहर वाले कि अपने कारोबार दे बेड़े गर्क ही कर दियो, ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। समझ आ रही है। कितने डिसीजन है? 5। इसके बाद एक रह गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 ओ 4, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। आज भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, शाबाश आ जाओ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 घर से पढ़ के आना है, कल मैं पूछूंगा, मैंने नहीं पढ़ाना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, और इस पे क्वेश्चन आया पिछली दफा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 घर से पढ़ के आना है, की पढ़ के आना है करूं? इस पे सवाल आया पिछली दफा। सुन लो भी सुन लो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 करके आना है। क्या बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट के फैसलों को चेंज करा सकती है? रोला रोला पा के क्या बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट के फैसलों को रिवर्स करा सकती है? तो जवाब है जी। उसके 2 तरीके हैं, वो 2 तरीके हैं बताए हुए उसमें। बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट के फैसलों को रिवर्स करा सकती है, उसके लिए उसको क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे या अपना सकती है, वो डिस्कस हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में।
कि वेदर बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस मैनेजर्स कैन इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, तो जवाब है यस। है कैसे, ये अब आपने पढ़ना है, ठीक है। शुगर मिल वाले लोग होते हैं जो आपकी पार्टी का हिस्सा हो, पीएमए का होमवर्क क्या होगा, याद आए अगली क्लास।